गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। एम आई ऑडिबल? हेलो। ओके। सो हम लोगों ने मोनोटोनिसिटी एट ए पॉइंट तक तो कर लिया था, और हर एक सर्कमस्टांसेस में, चाहे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो या डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूस हो या डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो, ऐसे फंक्शन के किसी पॉइंट ए पर मोनोटोनिसिटी टेस्ट करना हमें आता है। तो फटाफट हम कुछ क्वेश्चंस डिस्प्ले करेंगे, आप उनके रिप्लाई करो, और फिर हम लोग मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल की बात करेंगे। आज का बेसिक टारगेट हमारा है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल एंड हाउ टू डिटरमिन इट, टेस्ट इट। तो बहुत सिंपल सिंपल सम्स है, जस्ट टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट एवर बीन डिस्कस सो फार। बोला गया फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स comment whether the function fx is increasing or decreasing or neither increasing nor decreasing at x equal to a. What do you say regarding x equal to a? The function is increasing or decreasing or neither? Just keep on giving your replies in chat box. Neither increasing nor decreasing, because a माइनस एच से a आने पर डिक्रीज कर रही वैल्यू, और फिर a से a प्लस एच इंक्रीज कर रही थी, ये मिनिमा पॉइंट है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वेरी करेक्ट। दिस वन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सिचुएशन है। एंड दिस वन, एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल है तो राइट साइड का देखना नहीं है। एफ ऑफ ए माइनस एच इज लार्जर देन एफ ए, तो डिक्रीजिंग है। एंड दिस वन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही बात है जी। तो फाइनली हम लोगों ने जो अभी तक कंक्लूड किया इसमें वो क्लियर है। यहाँ पर नाइदर, यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बेशक अगर ये ग्राफ ऐसा रहा होता ना, यहाँ से ऐसा, ये ऐसा करके और ऐसा रहा होता, तो भी ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होता है कि नहीं। और ये तुम्हारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following graph of function which have x equal to a as end point. Find the monotonicity at a. Determine the monotonicity at x equal to a. a माइनस एच पर वैल्यू लेस है, a पर बड़ी है, तो यहाँ से जंप हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पर भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इन बोथ द केसेस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है? क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं था इसमें? किसी को कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट, थर्ड की बात करो। एफ एक्स जो है तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 4 है। कमेंट ओवर द मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ एफ एक्स एट 0 and 1, क्विक। 0 and 1, because it is continuous and differentiable function being a polynomial, in order to determine the monotonic behavior आपको क्या करना होगा? एफ डैश एक्स लेना चाहिए। एफ डैश एक्स क्या आया? ट्रिपल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, which is 3 times
x square minus 2x plus 1, that is 3 times x minus 1 whole square. So it is always greater than or equal to 0. तो f डैश 0 की अगर बात करें तो ये आएगा 3, पॉजिटिव है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. डिक्रीजिंग? बेटा डिक्रीजिंग कैसे हुआ? एक्स इक्वल टू 0 पर तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा ना. एन एफ डैश 1 की बात करो तो क्या आएगा? 0 आएगा. अब जब डेरिवेटिव 0 हो जाए तो क्या करते हैं? सो फाइंड एफ डैश 1 माइनस एच एंड एफ डैश 1 प्लस एच. तो आपको पता है कि 1 से थोड़ा बड़ा या छोटा करो, उससे क्या होगा? तो ये एफ डैश 1 माइनस एच होगा 3 टाइम्स एच स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 3 टाइम्स एच स्क्वायर, और ये दोनों पॉजिटिव होंगे. तो मैंने क्या बताया था कि अगर किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है और उसके राइट में भी पॉजिटिव है, लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1 एज वेल. इसका मतलब है कि डेरिवेटिव वैनिश करना इस बात का इंडिकेटर नहीं होता है कि फंक्शन जो है वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाएगा. ठीक है. ऐसे अगर दोनों साइड में नेगेटिव आता तो 1 पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता. अगर एक साइड में नेगेटिव एक साइड में पॉजिटिव आता तो तब वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो जाता, तब वो मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट हो जाता है ना. इंक्रीज करके डिक्रीज करता तो मैक्सिमा हो जाता, डिक्रीज करके इंक्रीज करता तो मिनिमा हो जाता. ऐसा वो तब होता जब डेरिवेटिव का साइन में चेंज होता. और ये सब बातें फंक्शन बेसिक करते समय, ग्राफ करते समय मैंने बताया हुआ है, तो आपको समझने में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए. आगे चलते हैं जी. सो यहाँ पर बात करें, इफ ए फंक्शन इज मोनोटोनिक एट ए इट कैन नॉट हैव एक्सट्रीमम पॉइंट एट ए. तो किसी पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी है तो उस पॉइंट पर मैक्सिमा या मिनिमा नहीं होना चाहिए कभी भी. A point on the curve can never be simultaneously a maximum oblique minimum point as well as monotonic point. ऐसा सिर्फ दो जगह हो सकता है. कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर अगर आपसे बोला जाए कि टेल at which point tell at which point the monotonic point and where monotonic point and extrema point coincide. कौन सा पॉइंट ऐसा होगा किसी फंक्शन पे जो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा भी हो जाए और मोनोटोनिक भी हो जाए? तो आप बोलेंगे ओनली एट एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल, ओनली एट द एंड पॉइंट ऑफ इंटरवल. जैसे अगर ऐसा है तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है एंड मैक्सिमम भी हो गया. अच्छा, होना भी चाहिए क्योंकि इसके आगे जा नहीं रहा, इंक्रीज करते आया तो ये सबसे बड़ी वैल्यू यही है. ऐसे अगर ऐसा हो जाए ऐसा तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी है एंड पॉइंट ऑफ मिनिमा भी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट? यस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कहने का मतलब है कि ये जो लास्ट में लिखा हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये आपके क्लास नोट में मेंशन्ड होना चाहिए. ये चीज आपके क्लास नोट में मेंशन्ड होना चाहिए. ये तो प्रॉब्लम है बट ये उसका एक थॉटफुल कंक्लूजन है.
So should we move next? नेक्स्ट स्लाइड पे चलें बेटा, नोट कर लिया आपने? ओके तो जब ये नोट लिखो तो उस नोट के साथ वो नीचे जो दो डायग्राम मैंने बनाया था वो भी साथ के साथ बना दो, क्योंकि देखो जब आप रिवीजन कर रहे होगे ना तो आप नोट्स ही रिवाइज करोगे। मैथमेटिक्स में रिवीजन मतलब रिवीजन ऑफ नोट्स। बाकी टाइम में आप सिर्फ क्वेश्चन कर रहे होते हो, वो भी डिफरेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पहले कर चुके होंगे, जैसे बुकलेट कर चुके तो बुकलेट दोबारा नहीं करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप उसमें जो क्वेश्चन में अड़े हुए, स्टार लगा के रखे हुए, हैश मार्क लगा के रखे हुए, वही क्वेश्चन को विजिट करोगे। अदरवाइज आप नया क्वेश्चन बैंक ट्राई करेंगे, नए टेस्ट पेपर्स करेंगे, ये सब करेंगे। तो रिवीजन में क्या करते हैं, तो रिवीजन में जस्ट नोट्स पलट के देखते हैं। तो नोट्स जितना एक्सटेंसिव होगा, जितना पिक्टोरियल होगा, जितना डिस्क्रिप्टिव होगा, उतना बेटर है। ठीक है, तो शॉर्ट नोट बनाते हैं बच्चे, लेकिन उसके साथ में आप इलेबोरेट डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस जो होते हैं जहां से आप कुछ लर्न करते हो। क्वेश्चन से भी तो लर्न करते हैं हम, यूजुअली कॉन्सेप्ट से भी लर्न करते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, मैं बोलता हूं कि इस क्वेश्चन में देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कमिट टू मेमोरी, इसको लिख लो। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपकी क्लास नोट्स में होने चाहिए। वो एक मतलब होलसम, एक पूरा, जैसे मान लिया लास्ट में अगर आप एक वीक, लास्ट का एग्जाम के पहले वाला टाइम जो होगा, उसमें आप नोट्स पलट के देखोगे, पूरा 2 साल आपका रिवाइज हो जाएगा। मतलब पूरे 2 साल में आपकी जो जर्नी है वो रिफ्रेश हो जाती है, प्रोवाइडेड कि तुम्हारे नोट्स अच्छे से बने हों, वेल प्लेस्ड हो। चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है, आप फटाफट जो डिस्क्राइब, जो स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर गिवन फंक्शन का मोनोटॉनिक बिहेवियर कैसा है ये आप इंडिकेट करिए। 4 पार्ट्स हैं, तो यू विल नॉट टेक मोर देन 4 minutes. So 4 to 5 minutes has to be the complete time interval within which these all parts are to be solved. तो जब भी आपके सामने कोई फंक्शन आए जिसका कुछ भी टेस्ट करना है, तो सबसे पहले उसका डोमेन दिमाग में आना चाहिए। So looking at that, in that aspect, a part, it is a polynomial one, always continuous, always differentiable. तो domain is real number, no trouble at all. याद है ना कि जहां जो पॉइंट डोमेन में होते हैं उन्हीं पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी का सिग्निफिकेंस होता है। मोनोटोनिसिटी कैन नॉट बी टॉक्ड अबाउट अ पॉइंट एट अ पॉइंट विच डजंट लाई इन द डोमेन। बी पार्ट ऑलवेज डिफाइंड है, तो इसमें भी किसी भी पॉइंट पर हम मोनोटोनिसिटी की बात कर सकते हैं। तो ए एंड बी बोथ आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी रियल एंड डिफाइंड एवर ऑलवेज। सी पार्ट, it is defined only at 0 to infinity, 0 open to infinity except 1. And C part is defined everywhere. तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो बिकॉज जहां जहां ये फंक्शंस अपनी डोमेन में, सारे फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस डेरिवेबल हैं, तो हमें डेरिवेटिव मेथड से करना चाहिए। तो ए पार्ट से स्टार्ट करो, और रफली अगर पॉसिबल हो तो आप उसका डायग्राम भी रफली बनाते जाओगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कर्व स्केचिंग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, जहां बना सको आप, कोई कंपल्सन नहीं। वाई प्राइम क्या है, तो x माइनस 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 2 इंटू 4, 2x प्लस 1 का क्यूब प्लस 2x प्लस 1 टू द पावर 4 इंटू 5x माइनस 2 की पावर 4। And then if you take the common factors, so what is available as a common factor, x minus 2 raised to the power 4 into 2x plus 1 का क्यूब।
ये कॉमन है, इसको कॉमन निकालने के बाद व्हाट इज लेफ्ट आउट, तो यहाँ फर्स्ट टर्म में आया 8 इंटू एक्स माइनस टू, दैट इज 8x माइनस 16। एंड सेकेंड फैक्टर को अगर आप देखो तो सेकेंड फैक्टर में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 2x प्लस 1 इंटू 5, तो 10x प्लस 5। And therefore finally the derivative expression becomes x minus 2 raised to the power 4 into 2x plus 1 cube multiplied by 8x plus 10x is 18x minus 11। अब पहले तो क्वेश्चन ही खत्म करो, इन्होंने कौन से पॉइंट पर बोला टेस्ट करने के लिए, तो एक 0 है, तो एक तो मुझे दिख रहा है कि y प्राइम एट 0। पारस बेटा कुछ पूछना है चैट बॉक्स में मेंशन करो, यू हैव ऑप्टेड फॉर हैंड रेज ऑप्शन। y प्राइम एट x इक्वल टू 0 क्या आया, तो 0 पर y प्राइम की वैल्यू नेगेटिव आएगी, यस, लेस देन 0। वैल्यू निकालने की जरूरत है, माइनस 11 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 66 आएगी, नो 66 नहीं, 66 इंटू 4, नहीं नहीं नहीं, नेगेटिव चाहिए हमें, साइन ही सिर्फ चाहिए, तो ये डिक्रीजिंग हो गया। एट x इक्वल टू 0 इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एंड y प्राइम एट x इक्वल टू 2 क्या आया, तो x को 2 पुट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब 0 आ गया डेरिवेटिव, तो हमें क्या करना चाहिए याद है ना, तो साइन स्कीम चाहिए होगी मुझे, तो देखो इसमें देखो तो माइनस हाफ क्रिटिकल पॉइंट है 11/18 और 2, तो माइनस हाफ और 11/18 एंड 2, लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। अब 2 4 टाइम्स रिपीटेड है, तो हर रूट की मल्टीप्लिसिटी भी मेंशन करेंगे, ये 4 टाइम्स रिपीटेड है, ये सिंगल टाइम्स है, और ये 4 टाइम्स रिपीटेड, ये 3 टाइम्स रिपीटेड है। ऑड मल्टीप्लिसिटी के अलोंग साइन चेंज होगा, तो ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, यहां माइनस हो जाएगा और यहां प्लस हो जाएगा। अब हमें कौन सा पॉइंट टेस्ट करना था, हमें कौन सा पॉइंट टेस्ट करना था, 2, तो 2 पॉइंट पर डेरिवेटिव तो 0 है, बट 2 के अक्रॉस साइन चेंज नहीं हुआ, साइन चेंज नहीं हुआ मतलब पॉजिटिव ही है दोनों साइड में डेरिवेटिव, तो बिकॉज इट इज स्ट्रिक्टली एट x इक्वल टू 2 इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्यों, बिकॉज f डैश 2 माइनस h is positive and f dash 2 plus h is also positive। अब आप आ जाओ कि ग्राफ कैसा होगा इसका, तो वेविकर मेथड से इस पॉलिनोमियल को अगर प्लॉट करोगे ना, देखो तो 2 और माइनस हाफ दो जगह इसका, तो 2 5 टाइम्स रिपीटेड है, ऐसा ग्राफ होगा, देखो ऐसा, ऐसा यहां पर मिनिमा आएगी और यहां पर मैक्सिमा आएगी, ऐसा। ये ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो दिस इज द ग्राफ फॉर द पॉलिनोमियल y इक्वल टू fx। ऐसे, ठीक है, अगले पार्ट पे जाओ। अब यहां से देखो बिल्कुल सब कुछ वेरीफाई हो रहा होगा, डेरिवेटिव का साइन ऊपर दिख रहा है, तो आपको यहां से दिख रहा है कि यहां देखो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इस पॉइंट पे आके 0 हो गया, क्योंकि ये रूट भी है ना, तो ये मैक्सिमा पॉइंट भी है, रूट भी है।
फिर इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद अब ये डिक्रीज कर रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो ये मिनिमम मिनिमम पॉइंट क्यों है, क्योंकि डिक्रीज करके फिर यहां से राइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली लीस्ट वैल्यू टेकअप किया यहां पर, है ना। नेगेटिव साइन मतलब डिक्रीजिंग, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग। तो ये डिक्रीज करके 2/2 पर वैल्यू हाफ पे, माइनस हाफ पे वैल्यू 0 थी, यहां से देखो। और माइनस हाफ के दोनों साइड में फंक्शन का साइन सेम है दोनों साइड में। अरे ऐसे देखो, जब वेविकर मेथड से जब हम इसको प्लॉट करते तो एक माइनस हाफ आता और एक 2 आता, और साइन स्कीम अगर देखते इसका तो पॉजिटिव 2 पर 8 टाइम्स रिपीटेड है, तो यहां साइन नेगेटिव, और यहां पर आता माइनस नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू यहां भी माइनस हाफ के लेफ्ट में भी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, माइनस हाफ पे 0 है, इधर भी नेगेटिव है। और यहां पर यहां से यहां तक नेगेटिव है, लेकिन यहां ऑड ऑड है तो साइन चेंज होगा, ऑड रूट है, ऑड मल्टीप्लिसिटी। तो वही बात यहां से आ जाएगी। डेरिवेटिव थोड़ा सपोर्ट कर देता है, ये तो ऐसे रफली ग्राफ आता है, डेरिवेटिव में बिल्कुल सपोर्टिव। अब ये फिर इंक्रीजिंग है, देखो। रिया बेटा, कर्व ट्रेसिंग के लिए आपको जो ग्राफिंग का जो लेक्चर था उसको रिकॉल करना, उसको देखना पड़ेगा। आईटीएफ के बाद में आपने उसको देखा नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। आगे चल करके मैक्सिमम मिनिमम में अपने आप ये सब काम होंगे। बी पार्ट पे जाइए। बी पार्ट, y है तुम्हारा x माइनस ई की पावर x, dy बाई डी एक्स क्या है, 1 माइनस ई की पावर x। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि यही एफ डैश एक्स है। हमें कौन से पॉइंट पर टेस्ट करना, पहले तो क्वेश्चन खत्म करो। एट एक्स इक्वल हाफ, एफ डैश हाफ क्या है, एक्स इक्वल हाफ पर वैल्यू आएगी 1 माइनस रूट ई। हाँ जी, नेगेटिव है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब अगर मैं इसको पता करूं डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव कब है, तो 1 माइनस ई एक्स पॉजिटिव, दिस implies e की पावर 0 is greater than e की पावर x, this implies x is less than 0। एंड डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव कब है, जब x is greater than 0। और डी वाई बाई डी एक्स जीरो कब है, जब x इक्वल टू 0। तो बात समझ में आ गई। अगर डेरिवेटिव की साइन स्कीम प्लॉट करो तो ऐसे दिखेगा, ये है 0, 0 के राइट में डेरिवेटिव क्या है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ई एक्स 1 से बड़ा है तो नेगेटिव है, और इधर पॉजिटिव है। 0 पर डेरिवेटिव 0 है। 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 0 क्या है, एफ ऑफ 0 इस फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर क्या है, -1 है। तो अगर मैं इसका प्लॉट करना चाहूं ग्राफ, तो मुझे दिखेगा कि 0 पर वैल्यू -1 है, और 0 के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीज कर रहा करता हुआ आएगा, यहां हॉरिजॉन्टल टेंजेंट होगी, इसके बाद डिक्रीज करता हो जाएगा ऐसे। तो ये रफली इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। किसका ग्राफ है, x माइनस ई टू द पावर x का ग्राफ है। अगर आप इसका एक डेरिवेटिव और ले लो, d2y और dx स्क्वायर, तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस ई की पावर x, विच इज ऑलवेज नेगेटिव। तो एक कनकेव डाउनवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड।
दिख भी रहा है, देखो ये कर्वेचर बेंडिंग डाउनवर्ड है। तो ए हो गया जी, बी भी हो गया। अब आ जाओ बेटा सी पर, सी और डी क्विक। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ ये बोला गया है कि डिटरमिन दी बिहेवियर, बट हम साथ के साथ जब हम डिटरमिन कर रहे हैं बिहेवियर तो साथ के साथ उसका ग्राफ भी देख ले तो थोड़ा इन फंक्शंस का थोड़ा ग्रेटर बेटर इनसाइट मिल जाता है, फंक्शन का ग्राफ कैसा है कैसा है, क्योंकि ऐसे ही फंक्शन अपीयर होंगे आपको। y इक्वल टू एक्स ओवर एल एन एक्स, y इक्वल टू सिंपली एल एन एक्स हो तो y प्राइम 1/x हो जाएगा। अगर आपसे बोलें कि ये फंक्शन कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा, क्या बोलोगे आप? इट इज इंक्रीजिंग and decreasing for all x belongs to fill in the blank। जल्दी करो। ln x के लिए जो मैं कुछ बातें बोली मैंने इसके बारे में फिल इन द ब्लैंक करो। यहां पर, यहां क्या फिल करोगे, यहां क्या फिल करोगे? ln x is increasing for all x belongs to and it is decreasing for all x belongs to। जल्दी बोलो। इतना इंस्टेंट आंसर आना चाहिए बिना पेन चलाए हुए, विदाउट मूविंग द टिप ऑफ योर पेन। इंक्रीजिंग 0 to infinity, very right। and decreasing डिक्रीजिंग कब होगा? नोवेयर, बिकॉज इसका डोमेन है 0 से इंफिनिटी। तो हमें जो फंक्शन का डोमेन है उसी में ये वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है। तो 1/x इज द डेरिवेटिव ऑफ log x, नॉट ऑलवेज, ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x नेगेटिव पर फंक्शन ही नहीं डिफाइंड है तो हम डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात नहीं करेंगे, डोमेन के बाहर मोनोटोनिसिटी की बात नहीं होगी। बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसके बावजूद भी आप गलतियां करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं कि आपको ये मिस्टेक्स अवॉइड करनी है एग्जाम में। पहले डोमेन देखना है, फिर प्रॉपर्टीज पर जाएंगे फंक्शन का। अगर फंक्शन होगा तो उसकी प्रॉपर्टी होगी, जब फंक्शन ही नहीं होगा तो उसकी प्रॉपर्टी के आसमान से आएगी। तो अब आ जाओ एक्स अपॉन एल एन एक्स। सबसे पहले डोमेन देखा, डोमेन इज 0 to इंफिनिटी। डोमेन इज, अरे जल्दी बोलो यार, अरे कब डिफाइंड है, जल्दी बोलो। डोमेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी कि कुछ और? हाँ, एक्सेप्ट 1, वेरी गुड। क्योंकि 1 पर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। तो जब भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन हो तो मेक श्योर दैट डिनोमिनेटर इज नॉट 0। एनीवे, अब इसका y प्राइम पे जाओ। y प्राइम क्या है? ln x का स्क्वायर डिनोमिनेटर में आया, न्यूमरेटर में क्या आया? ln x माइनस 1। अब इसका साइन बताओ। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको लिखते हैं ln ऑफ x अपॉन ई। 1 को log e लिख दो अपॉन log ऑफ x का होल स्क्वायर। अब f डैश 1/e क्या है? x को 1/e करेंगे तो क्या आएगा? 1/e स्क्वायर का डेरिवेटिव -2 आएगा, नेगेटिव है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया एट x इक्वल टू 1/e। तो इस पॉइंट पर डिक्रीजिंग आ गया 1, f डैश 1 नॉट डिफाइंड।
डोमेन में नहीं है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की बजाय बोलो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मोनोटोनिसिटी का डिस्कशन यहाँ पर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। डोंट टॉक ऑफ मोनोटोनिसिटी। एट 1, एक्स इक्वल 1 पर मोनोटोनिसिटी की बात नहीं होगी। अब आ जाओ एफ डैश ई, एफ डैश ई 0 आया? अरे बोलो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ डेरिवेटिव जीरो देख के नहीं। डेरिवेटिव जीरो देखा तो आपको उसके आगे एक स्टेप जाना पड़ेगा, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में डेरिवेटिव का साइन भी चाहिए। तो अब यहां देखो ऐसे, ये तुम्हारा जीरो था, ये 1 है, और सॉरी ये 1 है और ये ई है। हम ई की बात कर रहे हैं, ई की। तो ई के राइट में डेरिवेटिव का साइन क्या है? तो डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो बेटा हमें साइन देखना है न्यूमरेटर का। लुक एट द साइन ऑफ न्यूमरेटर प्लीज। अगर x की वैल्यू e से बड़ी है तो ये इनपुट 1 से बड़ा होगा। 1 से बड़ा इनपुट है तो log का बेस 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और e से लेस है तो ये नेगेटिव। मतलब f डैश e प्लस h जो हुआ, 1 से बड़ी नंबर का log बेस e पॉजिटिव है, और f डैश e माइनस h जो हो गया वो नेगेटिव आ गया। हाँ, अगर आपने ये दोनों साइन ऑफ डेरिवेटिव देख के बताया है तो ठीक है। अब इसका मतलब यहां डिक्रीज कर रहा है ग्राफ और इसके बाद इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये ऐसा ग्राफ हो गया, ये मिनिमा पॉइंट हो गया। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, स्टेशनरी पॉइंट हो गया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद ई स्क्वायर की भी बात कर लो बेटा। हो ही गया, ई स्क्वायर पर भी आ जाएगा। क्या आएगा ई स्क्वायर पर डेरिवेटिव? एफ डैश ई स्क्वायर क्या आएगा? लॉग ई 1, ये न्यूमरेटर में 1 आएगा, डिनोमिनेटर में लॉग ई स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, 4 1/4 पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यहां पर था नाइदर, यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट डी पार्ट का आंसर करो, लास्ट डी पार्ट। डी पार्ट में क्या आ रहा है बताओ फटाफट। फंक्शन है एक्स माइनस साइन 2x, वाई प्राइम क्या आया? 1 माइनस 2 कॉस एक्स। तो एफ डैश पाई बाई 3 क्या आएगा? 0। एफ डैश पाई बाई 6 क्या आएगा? 1 माइनस √3 नेगेटिव। और एफ डैश पाई बाई 2 क्या आएगा? 1 पॉजिटिव। तो 2 पॉइंट पर तो क्लियर कट डिफाइन हो गया, पाई बाई 2 और पाई बाई 6 पर। तो क्या डिफाइन हुआ? x इक्वल टू पाई बाई 6, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पाई बाई 2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पाई बाई 3 पर डेरिवेटिव 0 है, तो हमें पाई बाई 3 के लेफ्ट और राइट में जाना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे एफ डैश पाई बाई 3 माइनस एच, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स कोसाइन पाई बाई 3 माइनस एच। अब इसको हम सिंप्लीफाई ऐसे नहीं करेंगे, देखो पाई बाई 3 माइनस एच जो है वो पाई बाई 3 से बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा है? छोटा है। तो कॉस पाई बाई 3 माइनस एच क्या होगा?
इट इज ग्रेटर देन cos पाई बाई 3। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि cos x एक डिक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो cos पाई बाई 3 माइनस एच हाफ से बड़ा होगा। ठीक है, बोलो। तो यहां से हमारी बात कंफर्म हो गई। 2 cos पाई बाई 3 माइनस एच क्या आया? ग्रेटर देन 1। तो ये 1 से बड़ा हो गया, ये मतलब ये क्वांटिटी 1 से बड़ी होगी। 1 माइनस 1 से बड़ा नेगेटिव हो गया। तो आपको पाई बाई 3 पर क्या हो रहा है वो देखो। पाई बाई 3 के लेफ्ट में जब हम जा रहे हैं तो हमारा डेरिवेटिव का साइन मिल रहा है नेगेटिव। और अगर आप पाई बाई 3 के राइट में जाएंगे तो उसी आर्ग्यूमेंट से, बिकॉज पाई बाई 3 प्लस एच जो है वो पाई बाई 3 से लार्जर है, तो कॉस ऑफ पाई बाई 3 प्लस एच जो होगा वो 1/2 से बड़ा होगा। तो 2 cos पाई बाई 3 प्लस एच छोटा होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन है तो छोटा हो जाएगा ये। 2 cos पाई बाई 3 प्लस एच जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो 1 में से लेस देन 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट। हाँ, सारा गेम कॉस के डिक्रीजिंग फंक्शन होने का है। लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव आया, राइट में पॉजिटिव आया। अपोजिट साइन का डेरिवेटिव होने की वजह से क्या मिला हमें फाइनली? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो यहां पर डेरिवेटिव 0 था और ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हुआ। तो डेरिवेटिव 0 होने पर कई सारे एग्जाम्पल हो गए। देखो, डेरिवेटिव 0 होने पर आपने पीछे देखा कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। डेरिवेटिव 0 होने पे किसी पॉइंट पर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो सकता है। और डेरिवेटिव 0 होने पर वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग भी हो सकता है। कैसे डिटरमिन होगा? उस पॉइंट के लेफ्ट नेबरिंग पॉइंट और राइट नेबरिंग पॉइंट। बता, अगर ए पॉइंट है तो ए माइनस एच और ए प्लस एच पॉइंट के डेरिवेटिव का साइन देख करके डिसाइड होगा। अगर वो दोनों डेरिवेटिव 0 आ जाएंगे, है ना, तो उस केस में कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। और अगर एक साइड 0 और एक साइड पॉजिटिव आ गया तो नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर एक साइड 0 एक साइड नेगेटिव आ जाएगा तो नॉन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो एनफ डिस्कशन फॉर मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। ये दो क्वेश्चन का आंसर करो, टेस्ट कंडीशन में आंसर करो। दोनों पार्ट के लिए 2 मिनट टाइम। जीरो से 1 में x है और 1 से 2 में जिंट एक्स। जिंट एक्स मतलब 1 1 1 क्लोज से 2 ओपन में 1 होगा और 2 पर 2 होगा। तो इसका तो ग्राफ ही देख के फटाफट बना दो, जल्दी से बता दो। तो इसका मोनोटोनिसिटी के लिए बेस्ट वे क्या है? इसका ग्राफ बना देना।
which is very simple to draw. ऐसे 0 पर वैल्यू 0, 0 से 1 में, 1 से 2 ओपन तक 1 और 2 पर 2, ऐसा ग्राफ। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नाउ जस्ट प्रेडिक्ट अबाउट द थिंग्स एट 0 strictly increasing, at x equal to 1 non decreasing, at x equal to 2 तो छोटे से बड़े जा रहे हैं, strictly increasing. Done, simple. So please go for the next question. Quick, टाइम नहीं किल करना है, फटाफट आपका आंसर मेरे डिस्कस करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए। अगले में भी ग्राफ बना लो, बेस्ट है, ग्राफ बनाना सबसे आसान है। कैसा ग्राफ होगा भाई? -1 से 1 में बना लो, सफिशिएंट है। -1 से 0, अगर मैं इस फंक्शन को लिखूं तो हमारा फंक्शन कैसा दिखेगा 6th क्वेश्चन में? ये तो 5th का डिस्कशन था। f(x) इज इक्वल टू, अगर x -1 से 0 है तो फ्रैक्शनल पार्ट x क्या हो जाएगा? x + 1, ये x इंटू x + 1 हो जाएगा इफ x बिलोंग्स टू -1 से 0 ओपन। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x होता है x माइनस जिंट x, और जिंट x -1 होगा तो x -1, और अगर x की वैल्यू 0 से क्लोज्ड 0 से 1 ओपन है तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट x x² हो जाएगा। तो हमारा जो ग्राफ कैसा नजर आएगा, हाउ डज द ग्राफ लुक्स लाइक? तो यहाँ पर 0 पर 0 है और यहाँ से ये x², ऐसा ग्राफ है। और इसके पहले ग्राफ कैसा होगा? तो इसके पहले ग्राफ x इंटू x + 1, तो -1 और 0 रूट है, तो ऐसा ग्राफ होगा, ऐसा। तो इस पॉइंट पर पूछ रहे हैं, तो इधर भी इंक्रीज करते हुए आ रहा है, इधर भी इंक्रीज करा, सिर्फ इंक्रीज करने का रेट ही तो चेंज हुआ है, नॉन डिफरेंशिएबल है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। यहां से इंक्रीज करते हुए आया, इस पॉइंट पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा लेफ्ट से देखोगे तो, और राइट से देखोगे तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, बट राइट साइड में पॉजिटिव डेरिवेटिव है तो फिर से इंक्रीजिंग है। तो लेफ्ट से भी उसको इंक्रीजिंग अप्रोच कर रहा है, इंक्रीज करते हुए अप्रोच कर रहा है, और इंक्रीजिंग टेंडेंसी के साथ ही वो राइज कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। डन। तो हमेशा आपको मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट में दो चीजें देखनी है, रेट ऑफ अप्रोच एंड रेट ऑफ डिपार्चर, है ना? जैसे स्टेशन पे गाड़ी आती है और जाती है, किस रेट से आ रही है उस पॉइंट की तरफ और किस रेट से जा रही है। अगर ये दोनों रेट्स अगर पॉजिटिव आ गए, कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूअस फंक्शन में अगर ये दोनों पॉजिटिव आ गए तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दोनों नेगेटिव आ गए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और अपोजिट साइन के आ गए तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। किसकी बात कर रहा हूं? रेट ऑफ अप्रोच एंड रेट ऑफ डिपार्चर। बट डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में ये रेट ऑफ अप्रोच और रेट ऑफ डिपार्चर मीनिंगफुल होता है, बट वो डिसाइसिव नहीं होता है, उसके लिए हमें वैल्यूज देखनी पड़ती है, लिमिट्स देखनी पड़ती हैं, तो आप जानते हो अभी ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से। तो फाइनली जो एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रहना है कि सो वी कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट साइन ऑफ डेरिवेटिव
f dash x in the neighborhood of the point is sufficient to determine the monotonicity of function provided the function is continuous at that point for discontinuous function. But for discontinuous function, the sign of derivative in the neighborhood of the function concerned is not adequate to decide the monotonicity of function. तो continuous function में if you look at the sign of derivative in the neighborhood of the concerned point, and by looking at the sign of derivative you can decide whether the function will be increasing at that point or decreasing at that point, or neither increasing nor decreasing. But the same you cannot say for the discontinuous function. Means on the basis of sign of derivative you cannot predict the monotonicity of the function at any specific point for discontinuous function. अगर उस point पर discontinuity है तो sign of derivative inadequate measure होगा. आपको उसके अलावा कुछ और बातें भी जज करनी होंगी, ऑब्जर्व करनी होंगी. So it's all about the monotonicity at a point, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था. Now next आर्टिकल पे चलेंगे. आप फ्रेश पेज से नेक्स्ट हेडिंग देंगे, एंड हेडिंग होगी मोनोटोनिक फंक्शन एंड मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल. कैसे फंक्शन को हम मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं, पहली बात. दूसरी बात कि किसी इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिक कब होता है. तो कोई फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं है ये तभी हम डिटरमाइन कर पाएंगे जब हमें पता हो कि किसी इंटरवल में मोनोटोनिसिटी कैसे डिसाइड होती है. तो मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, तो आप एक लाइन में डेफिनेशन है लिख दो. अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिक, or the functions are said to be monotonic if they are either increasing or decreasing in their entire domain. The functions are said to be monotonic if they are either throughout increasing in their domain or they are throughout decreasing in its domain. तो पूरी डोमेन में उसका मोनोटोनिक बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए. अब यहां मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा हूं. मैं बोल रहा हूं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बोलेंगे, जब वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा तो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बोलेंगे. बट मान लो कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है, इंक्रीज कर रहा है, तो उसको भी हम मोनोटोनिक बोलते हैं, क्योंकि मोनोटोनिक बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा है. चेंज होने का मतलब क्या है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों. जैसे कुछ एग्जांपल्स दो. तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप जानते हो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होते हैं, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना. तो e की पावर x हो गया, y इक्वल x हो गया, y इक्वल x क्यूब हो गया, या x का कोई भी ऑड पावर ले लो, या y इक्वल log x जिसका बेस 1 से बड़ा है. ये सभी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन इट्स डोमेन. तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है. ऐसे ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कुछ ले सकते हैं, जैसे कि log x बेस हाफ हो गया, मतलब फ्रैक्शन बेस का log हो गया, या फ्रैक्शन बेस का एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, या माइनस एक्स क्यूब हो गया, या कॉट एक्स हो गया 0 से पाई इंटरवल में. तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो ये सभी फंक्शन इन देयर रिस्पेक्टिव डोमेन विल बी टर्म्ड एज मोनोटोनिक फंक्शंस. सो डोमेन की जब मैं बात कर रहा हूं तो डोमेन एक इंटरवल होता है मोस्टली. जब डोमेन एक इंटरवल होगा मतलब है कि हमें ये जजमेंट लेना पड़ेगा कि एक इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिक कैसे होगा. अभी तक हम जानते हैं किसी पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी टेस्ट करना. अब इंटरवल में तो इन्फिनिट मेनी पॉइंट होते हैं, तो क्या हम वो सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर मोनोटोनिसिटी टेस्ट करेंगे? तब तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो और दूसरी बात, क्या किसी इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन मोनोटोनिक है तो हम उस इंटरवल पे मोनोटोनिक बोलेंगे? ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने पड़ेंगे कि अगर कोई फंक्शन अपने इंटरवल के हर एक पॉइंट पर मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है, तो क्या उसको हम
उस फंक्शन को उस इंटरवल में इंक्रीजिंग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। ये सब डिसीजंस अगर हो जाएंगे तब आप डिसाइड कर पाओगे कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट टू द मोनोटोनिसिटी इन द इंटरवल। तो दोनों डिफरेंट बातें हैं। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। तो इंटरवल पे मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या है? अ फंक्शन, राइट इट डाउन, a function y equal to fx is called monotonic। हेडिंग होगी मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल i। एक इंटरवल ले लो। अब वो i मोनोटोनिक फंक्शंस के केस में d हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। अदरवाइज हम किसी भी जनरल इंटरवल की बात कर सकते हैं। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई राइट डोमेन, आई कैन राइट ओवर एनी जनरल इंटरवल। तो किसी जनरल इंटरवल पे हम लोग बात कर रहे हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग। A function y equal to fx is called monotonic over an interval I if and only if fx satisfied any one of the following four conditions। इसी तरह से मैं इंटरवल i की बात कर रहा हूं, आप पूरा i के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। दैट i बिकम्स डोमेन, तो हम बोलेंगे मोनोटोनिक ओवर डोमेन, है ना। तो वही चार कंडीशन होंगी क्या? या तो fx स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो पहली कंडीशन लिखो, व्हेन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। आप लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ? दैट इज x2 greater than x1 implies and implied by f of x2 greater than f of x1 for all x1 x2 belongs to i। मतलब उस इंटरवल के किसी भी पेयर ऑफ इनपुट x1 x2 के लिए ये बात होल्ड करनी चाहिए कि लार्जर द इनपुट लार्जर इज द आउटपुट। मेरी बात सुनो, कोई फंक्शन fx किसी इंटरवल i पर, यहां df की जगह मैं i यूज कर रहा हूं, है ना, किसी इंटरवल i पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब बोला जाएगा? जब आप ये क्लेम कर सको कि उस i इंटरवल के किसी भी दो नंबर, रियल नंबर x1 x2 के लिए whenever x2 is greater than x1 fx2 will be greater than fx1 and vice versa। if fx2 is larger than fx1, outputs are larger, the output larger is the input, larger is the input, larger will be the output। अगर ऐसा आपने क्लेम कर लिया तो फंक्शन उस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। जैसे fx is equal to 2 raised to the power x is strictly increasing for all x belongs to real। क्योंकि कोई भी दो रियल नंबर के लिए ये बात होल्ड करती है कि x1 अगर x2 से बड़ा होगा तो 2 की पावर x1 2 की पावर x2 से बड़ा होगा। fx is equal to tan x is strictly increasing for all x belongs to minus pi by 2 to pi by 2। सही है, क्योंकि इस इंटरवल के कोई भी दो इनपुट के लिए एंगल बड़ा होगा तो tan x बड़ा होगा। लार्जर द इनपुट लार्जर इज द आउटपुट। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात समझ में आ गई। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इंटरवल में मोनोटोनिक बोला जाएगा। दूसरा, इफ fx इज स्ट्रिक्टली, इसको हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या स्टेडीली इंक्रीजिंग भी बोलेंगे।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो भी हम मोनोटनिक बोलेंगे। मैंने बोला 4 बिहेवियर में से कोई भी एक बिहेवियर है तो मोनोटनिक बोला जाएगा। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। आप आई लिखेंगे, यहाँ पर डी एफ लिखा जा रहा है क्योंकि ये पूरी डेफिनेशन हम लोग अभी मोनोटोनिसिटी ऑन और विद इन डोमेन की बात कर रहे हैं, बट स्ट्रिक्ट सेंस में हम किसी भी इंटरवल पे बात कर सकते हैं। So if x2 greater than x1 implies fx2 less than fx1. Larger the input, smaller is the output, and this holds good for all x1, x2 lying in the interval. Then we say that function is monotonically or steadily decreasing function. Monotonically or steadily decreasing function. तो अगर कोई फंक्शन ऐसा हो, फिर 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 ऐसा हो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऐसे अगर कोई फंक्शन ऐसा है, फिर 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 ऐसा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। जबकि देखो ये दोनों डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पर हम डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। हम डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ फंक्शन की वैल्यूज को देख रहे हैं बस। और यहां पर भी हम फंक्शन की सिर्फ वैल्यूज को देख रहे हैं। तीसरा केस, व्हेन एफ एक्स इज, तीसरा केस है व्हेन एफ एक्स इज नॉन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, नॉन इंक्रीजिंग। एफ एक्स इज नॉन इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई if x1 less than x2 implies fx1 is greater or equal to x2। नॉन इंक्रीजिंग में दो केस आएंगे, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। या तो फंक्शन का आउटपुट डिप कर रहा है, डिपिंग डाउन, या मेंटेन्ड है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। ऐसे ही इफ एफ एक्स इज नॉन डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, तो फर्स्ट दो केसेस स्ट्रिक्टली मोनोटनिक के हैं और सेकंड दो केसेस जनरली मोनोटनिक के हैं। ठीक है, तो चारों केसेस मोनोटनिक होने के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो फंक्शन अगर पूरे इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या नॉन इंक्रीजिंग है या नॉन डिक्रीजिंग है, और ये बात पूरे इंटरवल के हर पेयर ऑफ पॉइंट के लिए होल्ड करनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन उस इंटरवल पर मोनोटनिक है। और इसका मतलब है कि अगर फंक्शन का बिहेवियर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग दोनों है ओवर आई, मतलब उसी आई में एक पेयर ऑफ पॉइंट ऐसा भी मिलना चाहिए जहां पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और एक पेयर ऑफ पॉइंट ऐसा भी मिल जाए जहां पर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसे केस में ट्रबल क्या होगा कि फंक्शन को हम ना तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल पाएंगे ना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो यह जाएगा नॉन मोनोटनिक। तो नॉन मोनोटनिक होने के लिए अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको कहीं ना कहीं डिक्रीज भी करना पड़ेगा, अगर डिक्रीजिंग है तो किसी न किसी एक जगह पर उसको इंक्रीजिंग भी होना पड़ेगा, देन ओनली इट विल बिकम नॉन मोनोटनिक ओवर दैट इंटरवल। अब क्वेश्चन होता है कि हाउ डू वी टेस्ट, इंटरवल में हम टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी ओवर एन इंटरवल फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो मोनोटोनिसिटी कैसे टेस्ट करेंगे?
तो भाई x प्लस एच अगर x से बड़ा है, इसका मतलब है कि h डेल्टा x जो है वो पॉजिटिव है, और f ऑफ x प्लस एच अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो f ऑफ x प्लस एच एफ एक्स से बड़ा होगा, एंड देयरफॉर डेल्टा y पॉजिटिव आएगा। तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स पॉजिटिव होगा, तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच भी पॉजिटिव होगा। इसलिए लिमिट लेंगे अगर h टेंडिंग टू 0 पर, तो f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच पॉजिटिव होगा। तो इसी को बोलते हैं dy बाई डी एक्स, या f डैश x पॉजिटिव होगा उस पूरे इंटरवल में। तो फाइनली ये बातें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, जस्ट मैंने आपको रिकॉल करके दिखाया कि इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f dash x comes out to be positive, then larger the input will be, larger the output, the function will be strictly increasing or monotonically increasing in that interval. And if f dash x is negative, then function will be called monotonically decreasing. तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है किसी इंटरवल में तो फंक्शन उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, डेरिवेटिव नेगेटिव है तो हम बोलेंगे फंक्शन उस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ऑल्दो डेरिवेटिव कैन वैनिश एट सर्टेन पॉइंट, ये बातें बहुत बार डिस्कस हो चुकी हैं कि किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव अगर जीरो भी हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उस पॉइंट के दोनों नेबरहुड में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है और उस पॉइंट पर जीरो है तो भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला जाएगा उस पॉइंट पर, और दोनों साइड पर डेरिवेटिव नेगेटिव है और उस पॉइंट पर जीरो है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला जाएगा। तो डेरिवेटिव आइसोलेटेड पॉइंट पर जीरो हो सकता है। dy by dx may vanish at some isolated point in that interval। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं कि एक एग्जाम्पल लो फिर इस क्वेश्चन को करो। एग्जाम्पल सिंपल सा मैं दे रहा हूं, अगर y है तुम्हारा साइन एक्स एक्स माइनस साइन एक्स, तो y प्राइम हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या जीरो, एंड y प्राइम विल बी जीरो एट हाउ मेनी पॉइंट, जब cos x की वैल्यू 1 होगी, मतलब जब x की वैल्यू 2n पाई होगी, 0 पाई, 0 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, ऐसे इवन मल्टीपल पाई पर डेरिवेटिव जीरो होगा। लेकिन ऐसे हर एक पॉइंट के, जैसे मान लो हम जीरो की बात करें तो जीरो के राइट में भी डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में भी पॉजिटिव होगा। तो although the derivative is zero at infinite number of points, at infinite number of point derivative of this function is zero, but at each such point to the left and right of that point the derivative maintains positive sign, तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल होगा। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन में डेरिवेटिव के साइन के बेसिस पर हम डिटरमिन करेंगे। जैसे ये दोनों का आंसर बताओ जल्दी से। फाइंड द मोनोटोनिक नेचर ऑफ द फंक्शन ओवर द डोमेन, पूरे डोमेन में फंक्शन का मोनोटोनिक नेचर बताना है आपको, जल्दी से बोलो। पहला तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस साइन एक्स, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू मिनिमम -1 होगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2 आएगी, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। एंड देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये फंक्शन तुम्हारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर रियल सेट पे। ऐसे बी का आंसर कर दो। तो मतलब डिफरेंशिएबल फंक्शन में ट्रबल नहीं है ना,
डिफरेंशियल फंक्शन में ट्रबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द फंक्शन विच अकर इन नेचर दे आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल, मोस्ट ऑफ देम। क्योंकि जो नेचुरल फिनोमेनाज होती है ना, वो स्पॉन्टेनिटी होती है, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी होती है, हर चीज स्पॉन्टेनियस है। कभी आपने देखा है कि प्लानिटरी मोशन जो है वो अब्रप्ट होकर के चल रहा हो, कि प्लैनेट चल रहा है फिर थोड़ी देर के लिए आराम कर लिया, रुक गया, फिर अचानक जर्क देके चलने लगा? नो। तो जर्क जो है ना, वो बेसिकली डिसकंटिन्यू डिफरेंट नॉन डिफरेंशियबिलिटी है, और डिसकंटिन्यूटी तो हायर अमाउंट का जर्क हो गया। तो यूजुअली हम डिफरेंशियबल फंक्शन के कम अक्रॉस होंगे और उन्हीं को एनालाइज करेंगे। दूसरा पार्ट एफ डैश एक्स, क्या देखा आपने एफ डैश एक्स पर? ये नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है, तो x लेस देन 0 पर डेरिवेटिव e रेज टू द पावर x है, x ग्रेटर देन 0 पर डेरिवेटिव है 1/1 प्लस x। तो मैंने देखा, ऑब्जर्वेशन क्या है कि भाई अगर x पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल तो नेगेटिव हो नहीं सकता। अच्छा, ये फंक्शन का 0 पर लेफ्ट लिमिट क्या है? 1, और राइट लिमिट और वैल्यू क्या है? वो भी 1 है। मतलब ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी है। तो ये कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और दोनों साइड में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है बेटा, क्लियर है? एनी डाउट? तो डिफरेंशियल फंक्शन की बात हो गई, तो लेट्स मूव टू नॉन डिफरेंशिएबल बट कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। तो अब कुछ ऐसे फंक्शन ले लेते हैं जो डिफरेंशिएबल तो नहीं है बट कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूटी नहीं है। तो कैसे डिटरमिन करेंगे? तो जब तक कॉन्टिन्यूटी का लॉस नहीं होगा तब तक डेरिवेटिव के सहारे चलेंगे हम लोग। जरा इसका आंसर कर दो, वर्बली वर्बली देखो। डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या होगा? tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर एक्स, और सीकेंड स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती। तो 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर इज ऑलवेज नेगेटिव। कुछ पॉइंट पे 0 होगा, जैसे कि 0 पर, बट 0 के लेफ्ट में भी नेगेटिव आएगा, राइट में भी, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ऐसे माइनस एक्स प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स, अभी ऐसा क्वेश्चन एक देखा भी था, तो ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और दूसरा वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। तो यहां पर एक नोट फिर से लिख दो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन एन इंटरवल आई। अगर किसी इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव या 0 आता है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कितने पॉइंट पर हो रहा है ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डेरिवेटिव वैनिशेस ऑन वन और मोर सब इंटरवल्स ऑफ आई। अगर डेरिवेटिव उस इंटरवल के किसी सब इंटरवल में 0 हो गया, मतलब एक इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है और वो सारे पॉइंट जो है आइसोलेटेड नहीं है, वो एक इंटरवल फॉर्म कर रहे हैं, क्लस्टर फॉर्म कर रहे हैं। अगर उस क्लस्टर ऑफ पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 हो गया, तब हम बोलेंगे कि फंक्शन या तो इंक्रीज कर रहा है या तो कांस्टेंट है एक इंटरवल पे।
तो उसको हम नॉन डिक्रीजिंग बोलेंगे। इसी तरह से अगर डेरिवेटिव वेनिसेस एट फाइनाइट ऑब्लिक इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन थी, डेरिवेटिव इज 0 ओवर सब इंटरवल ऑफ आई, तब ये नॉन डिक्रीजिंग हो गया, नॉन डिक्रीजिंग। और अगर डेरिवेटिव वेनिसेट एट फाइनाइट इनफिनाइट नंबर ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब वो सारे पॉइंट क्लस्टर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, जैसे पीछे ये वाला केस है, डेरिवेटिव 0 है, इनफिनाइट पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 है, लेकिन वो क्लस्टर नहीं फॉर्म कर रहे हैं, आइसोलेटेड है। 1 प्लस कॉस एक्स, जब जब कॉस की वैल्यू -1 होगी, ऑड मल्टीपल पाई, -पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, -3 पाई, -5 पाई, तो ये आइसोलेटेड इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो ऐसे केस में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहेगा, क्योंकि उन हर एक ऐसे पॉइंट के दोनों साइड में डेरिवेटिव का साइन क्या है, सेम। तो ये बातें मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि इंस्पाइट के सारा डिस्कशन के बाद में आप लोग गलत डिसीजन ले लेते हो एग्जाम में, तो वो नहीं होना चाहिए। बार बार मैं इंफेसाइज कर रहा हूं कि डेरिवेटिव 0 होने से आपको नहीं डिसाइड करना है, डेरिवेटिव 0 होने पर उस पॉइंट के दोनों नेबरहुड पे जाना पड़ेगा। हाँ, डेरिवेटिव 0 अगर कंटिन्यूअस एक इंटरवल पे आ गया तब फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, और साइन ऑफ डेरिवेटिव चेंज कर गया तब नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए बात हो रही है, डिसकंटिन्यूअस के लिए डेरिवेटिव का कोई रोल नहीं। तो फॉर नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस, तो ए बी क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है एट सर्टेन पॉइंट, तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। अब वो पॉइंट्स मान लो है a1 a2 a3 a4, ऐसे कुछ n पॉइंट्स हैं जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे भाई, कंटिन्यूटी तो है, तो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स का साइन देखेंगे कहां पर, इन पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पर साइन देखेंगे। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आता है फॉर एंटायर इंटरवल एक्सेप्ट दिस पॉइंट, इस इन पॉइंट्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर डिफरेंशियबिलिटी नहीं है, तो दो दो डेरिवेटिव आ सकते हैं, लेफ्ट में कुछ और राइट में कुछ और, है ना, तो हम अब उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अदर देन दीज एन पॉइंट्स इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन देखेंगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया पूरे इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर द इंटरवल बोला जाएगा। और अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ ए टू बी इंटरवल में किसी भी जगह पर साइन, मतलब दोनों साइन आ गए, पॉजिटिव भी आ गया और कहीं पर नेगेटिव भी आ गया, तब वो नॉन मोनोटोनिक हो जाएगा। तो ये भी सिंपल है, डिफरेंशिएबल है तो टेंशन ही नहीं, नॉन डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस है तो कोई ट्रबल नहीं है, आप यहां पर भी डेरिवेटिव के बेसिस पे प्रेडिक्शंस हो सकते हैं। बट अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, अगर फंक्शन उस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो उस केस में ट्रबल है, डेरिवेटिव इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू कंप्लीटली। तो आप लिखेंगे मोनोटोनिसिटी कैन नॉट बी adequately determined on the basis of sign of derivative alone, and therefore the fundamental definition of monotonicity is to be followed। और फंडामेंटल डेफिनेशन जहां पर हमने स्टार्ट किया कि x1 ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2 है पूरे इंटरवल पे, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। x1 ग्रेटर देन x2 इंप्लाइज fx1 ग्रेटर और इक्वल टू fx2 है, तो फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है। अगर x1 x2 से बड़ा है और fx1 fx2 से छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अगर x1 x2 से बड़ा है, fx1 लेस और इक्वल टू fx2 है, तो नॉन इंक्रीजिंग है। मतलब है कि तब हम एलिमेंट्री डेफिनेशन से डिसाइड करेंगे। अब कुछ एक सिचुएशन में आपको ज्योमेट्रिकली दिखा रहा हूं, देखो एक फंक्शन कंटिन्यूअस है
और मान लो यहाँ इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया। ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है मान लो। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो जरा, देखो क्या देख रहे हो, तो जो देख रहे हो लिख दो। तो हम ऑब्जर्वेशन से इस ग्राफ पर ये देख रहे हैं कि फ्रॉम एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन सी टू ए, एज पर द डायग्राम मैं बात कर रहा हूं, एंड एफ एक्स इज strictly decreasing in A to B. Fx is strictly increasing in B to D. Yes or no? बोलो बेटा, yes or no? सही है? I have put the closed bracket only because I don't find any violation in this entire interval. Go by the definition of monotonicity. मैं जो पूछ रहा हूं उसको ध्यान से देखो। इस इंटरवल के हर पेयर ऑफ पॉइंट के लिए क्या ये होल्ड नहीं कर रहा है? आप मेरी बात का आंसर करो। एंड टू एंड इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट, समझ रहे हो ना? इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट, अगर मैं बोलूं कि सी से लेके ए तक क्लोज इंटरवल में, क्या हर एक पॉइंट के लिए ये डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रही? अगर ये डेफिनेशन हर एक पॉइंट, हर एक पेयर ऑफ पॉइंट के लिए होल्ड कर रही है, तो देर इज नो पॉइंट आई मस्ट इंसिस्ट दैट वहां पर ओपन इंटरवल होना चाहिए या कर्व ब्रैकेट होना चाहिए, क्लोज्ड ही होना चाहिए। क्योंकि हम इस पॉइंट, जब हम सी टू ए क्लोज इंटरवल बोल रहे थे, ए के बियॉन्ड नहीं जा रहे हैं। ए के बियॉन्ड क्या हो रहा है? आई एम नॉट कंसर्न। हमने ट्रंकेट कर दिया वहीं पर इंटरवल को। आई होप नाउ यू आर कन्विंस्ड। ऐसे इसमें ये बात भी सही है और इस इंटरवल में भी बात सही है। तो हम मैथमेटिकल टर्म्स में जा रहे हैं, हम इमोशंस की बात नहीं कर रहे हैं। आपको बिल्कुल स्ट्रिक्ट मैथमेटिकल सेंस में स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और एनालाइज करना पड़ेगा। When I'm talking of B to D, I am not talking about anything before B. I'm beginning at B and terminating at D. Inclusive of both endpoint and applying the definition of monotonicity over an interval. If the definition is followed, it's okay. If it is not followed, so there is a violation, deny कर देंगे। हाँ, मैं बात कुछ और कर रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बात एक पूछने जा रहा हूं। यहां दोनों इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है, पहला और तीसरा। इसको I1 इंटरवल बोल रहा हूं, इसको I2 बोल रहा हूं, इसको I3 बोल रहा हूं। ठीक है जी? सो कैन आई से दैट fx इज इंक्रीजिंग इन I1 यूनियन I3? ये बात सही है? कोई फंक्शन fx I1 इंटरवल के हर पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, फंक्शन fx I3 इंटरवल के भी हर एक पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, मतलब I1 यूनियन I3 जो इंटरवल आया, इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, हर एक पॉइंट पर इंक्रीजिंग है। कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें नहीं मिलेगा जिस पॉइंट पर उसको नॉन इंक्रीजिंग बोल सको आप। क्योंकि पॉइंट की मोनोटॉनिसिटी के लिए आप क्या करते हो? वो पॉइंट और उस पॉइंट का राइट और उस पॉइंट का लेफ्ट की वैल्यू को कंपेयर करते हो, और टर्मिनल पॉइंट होता है तो सिर्फ एक साइड की वैल्यू को कंपेयर करते हो उस पॉइंट की वैल्यू से। तो अगर इस दोनों इंटरवल के यूनियन को मैं आई बोलूं, आई, अब यहां से एक मैं स्टेटमेंट डेराइव कर रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग at each point of I, each point of interval I, then fx will be increasing over interval I. क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ट्रू और फॉल्स?
तो आप बोलोगे ये स्टेटमेंट, आप बोलोगे ये स्टेटमेंट, बोलो ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर कोई फंक्शन अपने पॉइंट के अपने इंटरवल के हर एक पॉइंट पर इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन उस इंटरवल पे इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोला जा सकता। कैसे? यहां पर इंक्रीजिंग है और यहां पर भी इंक्रीजिंग है, लेकिन एक सिचुएशन दिखा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये है x1, ये पॉइंट है x1 और ये पॉइंट है x2। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? x1 और x2 देख रहे हो? बड़ा कौन? x2 बड़ा है x1 से, बड़ा है कि नहीं है? अरे बोलो हाँ या ना। तो f(x2) और f(x1) को कंपेयर करो तो f(x2) इज लेस देन f(x1). तो आई इंटरवल में हम ऐसे भी दो पॉइंट ले सकते हैं, ए और अल्फा और बीटा, जहां पर इंक्रीजिंग बिहेवियर शो हो रहा है। एफ अल्फा इज लेस देन एफ बीटा इफ अल्फा इज लेस देन बीटा। अल्फा छोटा है तो ये आउटपुट छोटा है, बीटा बड़ा है आउटपुट बड़ा है। लेकिन उसी आई इंटरवल में दो ऐसे पॉइंट भी हैं जहां पर डिक्रीजिंग नेचर शो हो गया। तो हम क्या बोलेंगे भाई, कब फंक्शन को इंक्रीजिंग बोलेंगे? जब उस फंक्शन उस इंटरवल के हर पेयर ऑफ पॉइंट के लिए x2 लार्जर x1 देन fx2 लार्जर देन fx1 होना चाहिए। तो इसका मतलब है यूनियन सिंबल मोनोटोनिसिटी के लिए बड़ा डेंजरस है। तो आप कहीं पर लिख दो, कहीं पर लिख दो क्या नोट, ये कॉशन है, कॉशन। The intervals of monotonicity, two intervals of monotonicity of same monotonicity can't be expressed by joining them using union symbol. If fx is increasing a to b as well as fx is increasing in c to d, then fx may not be increasing in the interval ab union cd। तो यूनियन सिंबल से मोनोटोनिक इंटरवल्स को कनेक्ट करने से पहले आपको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो ये सब बातें तो इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी की जब प्रॉपर्टीज करेंगे तो वहां करेंगे। अभी मैंने कॉन्टेक्चुअल था, इंटरवल्स पर मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे थे तो वो मैं बता रहा था। दूसरी बात, वो जो स्टेटमेंट मैंने दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कि अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन के हर पॉइंट पर इंक्रीजिंग हो तो वो पूरे डोमेन में इंक्रीजिंग होगा, ये गलत है। tan x अपने डोमेन के हर पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, मानते हो कि नहीं मानते हो? tan x इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है। सीकेंट स्क्वायर x इज ग्रेटर देन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल पाई बाय 2। But tan x is not monotonic. Tan x is not monotonic over this. अगर आप बोलो कि tan x अपनी डोमेन में मोनोटोनिक है तो ये गलत है। तो although its derivative is positive at every point, although tan x increases at each and every point of its domain, एक भी ऐसा पॉइंट आप tan x की डोमेन में मार्क नहीं कर सकते हैं जिस पॉइंट पर आप बोलो कि tan x डिक्रीजिंग है, और एक भी ऐसा पॉइंट भी नहीं मार्क कर सकते हैं जिस पॉइंट पर आप बोलो कि tan x का डेरिवेटिव 0 है। हर पॉइंट पर tan x का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, हर पॉइंट पर डोमेन के हर पॉइंट पर tan x इंक्रीजिंग है, बट स्टिल
10x अपनी डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोला जा सकता, ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पर 10x इंक्रीजिंग बिहेवियर शो करेगा और इन्फिनाइट नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉइंट पर 10x डिक्रीजिंग बिहेवियर भी शो अप करेगा। तो ऐसे बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स असर्शन रीजन और ट्रू फॉल्स टाइप की ऑप्शन में हो सकती हैं, जिसपे आपको मतलब बहुत बुरी तरह से आप परेशान हो सकते हो अगर आपने पहले से थॉटफुली इन सब बातों पर खूब ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करी है। तो पता भी नहीं चलता है कैसे गलतियां करके आते हैं लोग जी। ठीक है, तो डन। आज की क्लास में आई थिंक यहीं तक टेकअप कर पाएंगे। चलो एक आध क्वेश्चन और टेकअप कर लो फिर बंद करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर मोनोटोनिक इन द इंटरवल ए बी। मैं एक डायग्राम शो कर रहा हूं, आपको बताना है कि ए बी इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं। तो आपने देखा इंक्रीजिंग है, कांस्टेंट है, इंक्रीजिंग है, तो नॉन डिक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक है। ये ए बी इंटरवल में मोनोटोनिक है कि नहीं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ड्रॉप डाउन, कांस्टेंट, ड्रॉप डाउन, कांस्टेंट, इंक्रीज नहीं कर रहा है तो नॉन इंक्रीजिंग है। ये नॉन डिक्रीजिंग था, ये नॉन इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक है। ये नॉन मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक है, क्योंकि मिडिल वाला पॉइंट को अगर सी मानो जहां पर ये ब्रेक हो रहा है, तो सी पॉइंट पर सी के राइट में देखो तो इंक्रीजिंग है, बट सी के लेफ्ट से सी पे आओ तो डिक्रीजिंग है, तो नॉन मोनोटोनिक है। ए टू सी सी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। नॉन मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है। ठीक है जी। तो मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक, मोनोटोनिक। तो पॉइंट पर भी बात समझ में आ रही है अब आपको, और इंटरवल्स पे भी बात समझ में आ रही है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। फंक्शन विच आर इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन आर सेड टू बी नॉन मोनोटोनिक। अगर कोई फंक्शन अपनी डोमेन में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं। क्लियर है, बिल्कुल ठीक बात है। फंक्शन x माइनस साइन एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, 0 to 4 पाई लिया यहां पर, पूरे रियल नंबर पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ट्रू है। फंक्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्हेन a इज नॉट इक्वल टू 0 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन इट्स डोमेन, गलत है। पैराबोला इज ऑलवेज नॉन मोनोटोनिक, फॉल्स है। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज मोनोटोनिक इन इट्स डोमेन, नॉन मोनोटोनिक इट्स डोमेन, यस ट्रू है। लेफ्ट में डिक्रीज कर रहा है, राइट में इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मोनोटोनिक है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2 क्लोज्ड। साइन एक्स फंक्शन क्लोज्ड 0 से π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 to π/2 इंटरवल के किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने की जो डेफिनेशन है वो होल्ड करती है। तो ये बात भी समझ में आ गई, कोई इश्यू नहीं है, क्लियर है। अच्छी बात है। एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो और फिर आज की क्लास वहीं पर एंड कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
बोला गया फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल रियल वैल्यू ऑफ k for which the given function is monotonically increasing for all x belongs to closed -3 to 9. k की मैक्स वैल्यू बतानी है। x है -3 to 9। इस पूरे इंटरवल में फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग चाहिए। सबसे पहले आपने क्या देखा, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, तो सारी कहानी डेरिवेटिव पर डिपेंड करेगी। Therefore, because fx is differentiable, therefore to be monotonic, f dash x has to be greater than 0 or equal to 0 for all x belonging to -3 to 9। ये क्रक्स है। f dash x क्या आया, 2x - 3k is greater than equal to 0 for all x belongs to -3 to 9। अब 2x - 3k की वैल्यू कहां से कहां रेंज करेगी, तो दो तरीके हैं। एक तो तरीका है कि यहां से बोलें कि k इज लेस देन इक्वल टू 2x/3, अब 2x/3 बिलोंग्स टू 2x/3 कहां से कहां तक लाई कर रहा है, तो x है -3 to 9, तो 2x हो जाएगा -6 to 18 और 2x/3 हो जाएगा -2 से लेके 6 तक। अब k की वैल्यू 2x/3 से छोटी होनी चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -3 to 9। इसका मतलब है कि k की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए, isn't it? अगर k इस नंबर से छोटा है तो इस नंबर के मिनिमम वैल्यू से छोटा होगा, क्योंकि फंक्शन अपनी मिनिमम वैल्यू से हमेशा बड़ा होता है ना। तो हम यहां से ऐसे बोलेंगे k इज लेस देन इक्वल टू 2x/3 मिनिमम, and 2x/3 minimum is always less than equal to 2x/3 for all x। तो यहां से आ जाएगा कि k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 होनी चाहिए। तो k की वैल्यू मैक्स क्या होगी, तो k मैक्सिमम होना चाहिए -2। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका इससे थोड़ा आसान होता है कि x दिया हुआ है तो 2x बिलोंग्स टू -6 to 18, तो 2x - 3 k belongs to -6 - 3k to 18 - 3k। तो आपने बोला कि 2x - 3k जो डेरिवेटिव है f डैश एक्स 2x - 3k है, जो लाई करेगा
-6 -3k से 18 -3k तक इस इंटरवल में लाई करेगा, और आप चाहते हो कि ये पॉजिटिव हो जाए। ये पॉजिटिव होने के लिए पूरा इंटरवल पॉजिटिव वैल्यूज का इंटरवल होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव वैल्यूड होने के लिए जो सबसे छोटी वैल्यू हो वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो -6 -3k पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव होने से कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हो जाए, ये नेगेटिव हो जाए, तो बहुत सारे पॉइंट पर डेरिवेटिव नेगेटिव भी आ जाएगा। तो -6 -3k हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा k इज, बोलो, लेस देन इक्वल टू -2। तो k मैक्स जो है वो 2 आ जाएगा। चाहे जैसे एनालाइज करो, आंसर वही आएगा। बात समझ आ गई ना? तो यहां पर एक पॉइंट लिख लो, कहीं पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? अ वेरिएबल x या fx ले लो, अ वेरिएबल k is less than equal to fx for all x belongs to domain of function fx. This implies k has to be less than equal to f minimum. इसी तरह से दूसरा पॉइंट, if k is greater than equal to fx for all x belongs to domain, डोमेन मतलब कोई भी इंटरवल, दिस implies अगर k फंक्शन fx से हमेशा बड़ा है किसी इंटरवल में, तो इसका मतलब है कि उस इंटरवल में जो फंक्शन fx की लार्जेस्ट वैल्यू है उससे k को बड़ा होना पड़ेगा। समझो, अगर फंक्शन fx है ऐसा और k लेस देन fx है डोमेन के हर पॉइंट पर, तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो k या तो ऐसा होगा या तो ऐसा, ऐसा ये k होगा, y इक्वल टू k लाइन ऐसे होगी सबसे छोटी वैल्यू से नीचे। और अगर फंक्शन से k बड़ा है, मान लो ये फंक्शन fx है और k बड़ा है, तो k को ऐसा होना पड़ेगा, f मैक्स से बड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर k ऐसा ले लिया मैंने, तो कुछ वैल्यू फंक्शन fx की होंगी जो इस k को एक्सीड कर जाएंगी, और ऐसे ही यहां पर ले लिया k ऐसे, तो कुछ वैल्यू फंक्शन की है जो k से छोटी हो जाएगी, जो कि अलाउड नहीं है। तो ये गिवन है, तो ये कंक्लूजन है। तो जो गिवन है वो येलो कलर से लिखा हुआ है, और जो कंक्लूजन है वो ग्रीन कलर से मैंने मेंशन किया। ये कंक्लूजन है, ये हाइपोथेसिस है, और ये कंक्लूजन है। मतलब ये गिवन है तो ये कंक्लूड कर सकते हैं, ऐसे ये हाइपोथेसिस है और ये कंक्लूजन है। ए हो गया। बी बोल रहे हैं फाइंड द रेंज ऑफ रियल वैल्यू ऑफ के फॉर विच दिस इज इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। तो एफ डैश एक्स हैज टू बी पॉजिटिव और 0 फॉर ऑल एक्स रियल। Therefore 3x square minus 4kx plus 4 has to be greater than equal to 0 for all x real। कोई भी क्वाड्रेटिक पूरी नंबर लाइन पर पॉजिटिव कब होता है? जब उसका d लेस देन और इक्वल टू 0 हो। तो आएगा 16k स्क्वायर माइनस 48k लेस देन इक्वल टू 0। Therefore k square minus √3 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। दिस implies k minus √3 इंटू के प्लस √3 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो फाइनली आंसर आ गया बेटा k बिलोंग्स टू माइनस √3 से √3 क्लोज्ड। ये तुम्हारा बी पार्ट का आंसर आ गया। अगर आपको कहीं पर कोई ट्रबल है प्लीज लेट मी नो। ऐसे ही लास्ट अगले पार्ट का आंसर दे दो और क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन को एंड करो।
इसमें भी ऐसा है, एफ डैश एक्स होता है क्या, 2b माइनस 3 cos x। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए फॉर ऑल x। मतलब है कि b जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 cos x/2 होना चाहिए। फॉर ऑल x रियल, तो b क्या होना चाहिए, तो इसकी जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे बड़ा होना चाहिए। दिस इंप्लाइज b हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। तो अगर b की वैल्यू, अगर b की वैल्यू 3/2 क्लोज्ड से इंफिनिटी होगी, अगर b की वैल्यू 3/2 क्लोज से इंफिनिटी होगी, तो ये फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू, ये क्वांटिटी 3/2 से छोटी होगी, तो b में से इसको सब्ट्रैक्ट करके डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो ये आंसर आ गया। ठीक है जी, तो आज के लिए बेटा ये डिस्कशन यहीं पे क्लोज करते हैं। अब आपको मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट क्लियर है, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल क्लियर है, और आपको ये भी क्लियर है कि अगर हर पॉइंट पे इंटरवल के फंक्शन मोनोटनिक है, तो इससे ये नहीं हम बोलेंगे कि फंक्शन उस इंटरवल में मोनोटनिक होगा, अनलेस यू टेस्ट इट। तो आपका इंटरकनेक्शन दोनों कॉन्सेप्ट्स का भी लगभग क्लियर है कि कोई डायरेक्ट डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग टेकअप करेंगे फॉर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, हाउ डू वी डिटरमिन इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी, व्हाट आर द क्रिटिकल पॉइंट, एंड देन विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनिसिटी एंड क्रिटिकल पॉइंट हम साथ के साथ फंक्शन का ग्राफ ऑफ करते रहेंगे, और फिर मोनोटॉनिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज और उसके एप्लीकेशंस। तो अब अगला एप्लीकेशन वाले पार्ट पे आ जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट इज ओवर। तो इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, तो वही चीज रिपीटेटिव होगा, तो हो सकता है कि कल तो क्लास आपकी होगी नहीं, तो मैं इंटरवल ऑफ मोनोटॉनिसिटी जितना आपने ग्राफ करते समय सीखा था, उतना पोर्शन का रिकॉल करने के लिए अगर बोलो तो एक वीडियो दे देता हूं, नहीं तो फिर क्लास में ही करेंगे। चलो ठीक है, देख लेंगे, जैसा भी उचित लगेगा कर लेंगे।